नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। और आज कमोडिटी फटाफट की शुरुआत आज से हम कर रहे हैं और इस शो में आपके जितने भी कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल होंगे, हम तमाम सवालों के जवाब आज आपको देने वाले हैं। आपके पास जो भी सवाल हो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब यहां पर दिए जाएंगे। दो मेहमान होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अखिलेश जैन हैं, फाउंडर हैं टेक्निकल IQ से, और सचिन गुप्ता हैं 5 पैसा कैपिटल से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आज हमारे साथ एक और मेहमान हैं, गुणवंत पाटिल हैं, मेंबर हैं MSP कमेटी के, जिनसे हम एग्री मार्केट को लेकर कुछ खास चर्चा करेंगे। साथ ही किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसकी क्या स्थिति है, उसको लेकर भी कुछ सवाल हैं जो उनसे हम आज करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत उन्हीं फार्मर्स की खबरों के साथ कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुणवंत सर, आपने वक्त निकाला। सर, किसान नेताओं को जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया था कि 5 फसलों को 5 साल की गारंटी दी जाएगी MSP पर खरीद की, उसके लिए वो लोग तैयार नहीं हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से स्थिति बदल रही है और क्या चाहिए किसानों को? आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे पर? नहीं, मैंने पहले भी कहा था एक न्यूज के चैनल में, और या ये है कि MSP की कोई गारंटी देना मतलब मुश्किल जाएगा, वो किसानों के हित में नहीं है। समझो कोई भी कमोडिटी की प्राइस अगर फिक्स कर देते हैं, अगर कल चल के मार्केट गिर जाता है तो वो फिक्स प्राइस में खरीदेगा कौन? इसका बल। अगर सरकार फसलें खरीद रही है, गारंटी दे रही है, वहां तक ठीक है, लेकिन हर चीज तो सरकार खरीदती नहीं है। सिवाय उनको जो पीडीएस को लगता है वही चीजें वो खरीदेगी और दे सकती है। लेकिन बाकी की जो 23 फसलें जो MSP में आती हैं, उसको तो सरकार खरीद नहीं सकती है। अगर सरकार खरीद नहीं सकती है तो गारंटी देने के बाद बाजार तो गारंटी नहीं दे सकता। बाजार में तो ऐसा नहीं है किसी व्यापारी को आप जबरदस्ती करके कि भाई ये प्राइस सरकार ने डिक्लेयर की है, उसी पे आपको खरीदना पड़ेगा। नहीं खरीदेगा तो या तो उसको फाइन लगेगा या जेल जाएगा। अगर ऐसा कानून आप बना देंगे तो वो दुकान बंद बंद करके घर में बैठ जाएगा और मार्केट खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी कमोडिटी के बारे में आप गारंटी की बात करते हैं तो कोई खरीदने वाला गारंटर चाहिए या मार्केट उतना स्टेबल चाहिए। आज के डेट में मार्केट उतना स्टेबल है नहीं। और दूसरी बात है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो भी फसलों के ऊपर चेंजेस है सारे, उससे तो और वोलाटाइल मार्केट होने की संभावना ज्यादा है। और अभी तक ग्लोबलाइजेशन हुआ, WTO पे हमने साइन किया, लेकिन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म जो आना चाहिए तो वो नहीं आया। नहीं आने के कारण एग्रीकल्चर का जो मार्केट है वो स्टेबल मार्केट है नहीं, वो पूरा वोलाटाइल है। इसलिए जब अगर ये मार्केट स्टेबल रहता तो ऑसिलेशन 10% से ज्यादा नहीं होता था। जब भी कोई आपदा आती थी तभी कोई ऑसिलेशन के चांसेस थे। लेकिन अभी जो है तो इंपोर्ट बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तब भी मार्केट में तहलका मच जाता है। और फसलों में सरकार ने खरीद ही नहीं किया या बाजार में कुछ गड़बड़ है, इसका इतना बुरा परिणाम फसलों पे होता है, इसलिए भाव पे भी होता है। इसलिए सरकार अगर किसान अगर गारंटी की बात करते हैं तो सरकार जो चीजें खरीद रहे है उसके लिए ठीक है कि वो गारंटी 5 फसलों से ज्यादा दे नहीं सकते। बाकी की चीजों में अगर गारंटी देने जाएंगे तो जब मार्केट पड़ता है तब खरीदेगा कौन? चढ़ता है तो MSP का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मार्केट में जो भी अच्छा प्राइस मिलने का है मिल सकता है। अब गुणवंत सर, आपसे अब एक सवाल प्याज को लेकर होगा। जो प्याज एक्सपोर्ट की जो बातचीत चल रही थी, बैठक हुई थी रविवार को, गृह मंत्री की अध्यक्षता में GOM की बैठक हुई थी। उसमें एक लिमिट के हिसाब से एक तय लिमिट 3 लाख टन के एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाएगी। जो 31 मार्च तक जो एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी थी उसमें राहत देने की बात है। लेकिन आज एजेंसी के हवाले से खबर यह आ रही थी कि हो सकता है 31 मार्च तक प्याज पर एक्सपोर्ट बैन जारी रहे। आपको क्या लग रहा है, क्या सही होगा ऐसे समय में जब किसानों से लगातार, खास करके महाराष्ट्र के प्याज किसानों की लगातार मांगे हैं कि एक्सपोर्ट को खोला जाए ताकि उनको बेहतर भाव मिले? आप क्या कहेंगे इस पे सर? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि शरद जोशी साहब जो मेरे मेंटर है, मेरे जो नेता थे, उन्होंने जो किसान आंदोलन की शुरुआत की, प्याज के आंदोलन से शुरू की। 1980 से अभी तक प्याज का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ये बहुत मुझे आश्चर्य की बात लगती है। प्याज में सरकार अगर इंटरफेयर नहीं करती है तो प्रॉब्लम सुलझ जाएंगे, ऐसा शरद जोशी का कहना था। जब भी प्याज को बड़े भाव आ जाते हैं या अच्छे भाव आ जाते हैं, 100 रुपए केजी प्याज हो जाते तो गले में प्याज डाल के लोग घूमते रहते हैं और मीडिया पे भी बहुत सारा उसका बवाल मच जाता है।
लेकिन जब 5 रुपए या 10 रुपए में प्याज हो जाती है तो कोई किसान की तरफ देखता नहीं। हमारा कहना ये है कि प्याज का भाव गिरे या चढ़े इसके लिए सरकार अगर इंटरफेयर नहीं करती है तो होगा ये कि जब 100 रुपए प्याज होगी तब ग्राहक रोए नहीं। जब 5 रुपए प्याज होगी तब किसान रोएगा नहीं, क्योंकि जब ये स्टेबल मार्केट रहेगा तो जब 100 रुपए मिलेगा तब वो कमा लेगा। 5 रुपए के इसमें वो अपने जो जो भी उसको घाटा हुआ है वो सह लेगा। अगर सरकार जब भी भाव चढ़ने लगती है तो नाफेड जैसी एजेंसी अंदर खरीदने आती है। नाफेड का मोटो क्या है? नाफेड जैसी एजेंसी उसमें आने नहीं चाहिए, ऐसा मेरा वैयक्तिक कहना है। क्योंकि नाफेड जैसी एजेंसी प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए वहां आते हैं। स्टेबलाइजेशन मतलब क्या? जब भी भाव चढ़ रही है तो वो खरीदेगा, बढ़ रही है तो बाजार में लागा। तो इसका मतलब है कि वो जो एजेंसी है ग्राहक के लिए है, प्याज के किसानों के लिए नहीं है, उत्पादक के लिए नहीं। अभी सभी कानून अगर आप उत्पादक के विरोध में रहेंगे तो मार्केट में डिस्टॉर्शन होगा। वही चलते हैं। अभी सरकार ने जो भी अभी निर्णय इलेक्शन के कारण शायद सरकार ऐसे कर रही होगी, लेकिन प्याज के भाव को कोई नहीं रोक सकता है। अभी किसी भी कमोडिटी के लिए आप अगर प्राइस कंट्रोल करने जाएंगे तो मार्केट में बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि खेती से लोग बाहर निकल रहे हैं, खेती करना मुश्किल होते जा रहा है। केवल हमारे देश में नहीं, अमेरिका जैसे देश में भी 2% लोग खेती पे बचे और 2% लोग भी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। इसको देखते हुए खेती को जब तक आप फ्री नहीं करोगे, फ्री मार्केट में ग्राहक से डायरेक्ट उसका इंटरफेरेंस नहीं होगा, तब तक ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगाना, कभी भाव चढ़ गए तो रोक देना, ये जो चीजें हैं ये सरकार मुझे लगता है कि इसमें कम करनी चाहिए, क्योंकि इसमें व्यापारियों का भी घाटा है और उत्पादक का भी घाटा है। व्यापारियों का इस तरीके से घाटा होता है कि व्यापारी किसी से कमिटमेंट कर लिया कि सऊदी अरेबिया को 2000 टन दे देगा। अगर यहाँ पे बैन आ गया तो कैसे देगा? उसका कमिटमेंट पूरा नहीं होगा, तो व्यापारी फंस जाएगा। और बाहर ग्लोबल में ऐसा होगा कि हिंदुस्तान के व्यापारी कभी अपना शब्द नहीं रखते, अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते, इनके साथ कोई व्यापार भी नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि प्याज का मार्केट खराब हो गया, किसानों के लिए इनडायरेक्टली घाटा हो गया। इसलिए सरकार का इंटरफेरेंस जितना कम हो सके उतना अच्छा है, हमको लगता है। नाफेड जैसी एजेंसी को डाइवर्ट कीजिए, दूसरी जगह पे डाल दीजिए और प्याज को खुला कर दीजिए, ऐसी सीधी सी मांग है। ओके, बिल्कुल सही बात है। सरकार का हस्तक्षेप जितना कम रहेगा उतना किसानों के लिए फायदे की बात है। अगर किसानों को बेहतर भाव नहीं मिलेगा तो उनके लिए खेती करना मुश्किल होगा। धीरे धीरे किसान जिस तरह से कम हो रहे हैं आगे भी कम होते जाएंगे अगर उन्हें फायदे का सौदा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एग्री कमोडिटी है जहां पर कोई गारंटी प्राइस तो नहीं मिलते हैं। शुक्रिया सर, गुणवंत सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आगे बढ़ते एक और एग्री कमोडिटी जीरा, जहां पर आज जबरदस्त तेजी दिखी, वापस से 27,000 के ऊपर आ चुका। करीब 5.5% की तेजी के साथ जीरा वायदा आज बंद हुआ है, करीब 6%, 27,280 के लेवल पे जीरा का मार्च वायदा आज एनसीडीएक्स पर बंद हुआ है। हमारे साथ दिनेश सोनी जी हैं, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के, मसाले के बड़े कारोबारी हैं, मंडोर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के हेड भी हैं। दिनेश जी, क्या हो रहा है जीरे में? वापस से अच्छी रिकवरी आ रही है, क्या लग रहा है ये तेजी आपको टिकती दिख रही है क्या जीरे की? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। मैं कह रहा हूँ सर, एक्चुअल में क्या है, मैं जो मतलब पिछले 3 महीनों से वायदा घाट चल रहा है। मतलब आप जैसे अपना नवंबर में सौदा खुला था तब से घाट चल रहा था। क्या है, फॉरवर्ड घाट होने से क्या हुआ, हर आदमी ने अपना गोदाम का माल खाली कर दिया। अभी डोमेस्टिक सेंटरों में भी माल अवेलेबल नहीं है, ना मंडियों में अवेलेबल है। जो भी सप्लाई है वो किसान की सप्लाई है। अभी भी वायदा जो चल रहा है हाजिर बाजार से बहुत नीचे चल रहा है, कम से कम 40 से 50 रुपए किलो वायदा नीचा है। तो मेरे को लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने वायदे को दबा रखा है, मेरे को लगता है वायदा बहुत जल्दी 300 से 320 के लमसम आना चाहिए। ये जो आज जो सप्लाई है, जैसे अपन मंडियों की सप्लाई की बात करें तो ऑल गुजरात लमसम 25,000 बोरी जीरे की आमदनी है, मतलब ऊंजा मंडी मिला के। और राजस्थान में की मंडियों में अभी नया माल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी राजस्थान की मंडियों में शुरू हो जाए। लेकिन सामने सभी है ना, पिछले 3 महीनों से सेंटर सब खाली पड़े और डोमेस्टिक और स्टॉकिस्ट के पास माल है नहीं। सप्लाई के अंदर सिर्फ किसान है। अभी किसान की तो माल आ रहा है, लेकिन जितना प्रेशर से, जितनी माल की डिमांड है उतना माल प्रेशर से नहीं मिल पा रहा है। अभी कायदे से अभी आमदनी का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था। अभी माल की जिस हिसाब से डिमांड है, चाहे एक्सपोर्ट है, डोमेस्टिक है, उसके हिसाब से सप्लाई नहीं है। हमको लगता है अभी भी वायदे के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी आने की उम्मीद है अभी भी हमको। वायदे के अंदर आपको अभी भी बहुत अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला और हमें बताया कि जिस तरह की डिमांड है उस तरह की अभी भी अराइवल्स
नहीं दिख रही है। भले ही आपको वीक ऑन बेसिस पे हफ्ते दर हफ्ते आपको आवक जरूर ज़्यादा दिख रहे हो, लेकिन अभी भी डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है। ये फायदा यहां पर मिल रहा है भाव को। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे और दोनों मेहमानों को जोड़ते हैं, दिनेश जी और अखिलेश जैन साहब। अब शुरुआत नॉन एग्री मार्केट से अब यहां से कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर, शुरुआती नरमी के बाद दोनों ही काउंटर में हल्की तेजी दिख रही है। करीब पौने 200 रुपए गोल्ड है और चांदी मामूली तेजी के साथ 71,350 पे। बताइए फटाफट से अखिलेश जी, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर आज? सर ऑडियो को अनम्यूट कीजिए, फिर बताइए, फिर दर्शक आपको सुन पाएंगे। हाँ, नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए प्रीशियस का जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट चल रहा है वो राउंड अराउंड इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस को लेके चल रहा है। और ये भी एक क्लू साफ है कि जून एंड तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स में किसी भी तरह की जो नरमी है वो देखने में थोड़ा सा अभी संभावना कम है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही मैटर्स पे प्रेशर रहना चाहिए, बट मुझे लगता है कि जो प्राइजेज है वो ऑलरेडी चिप इन हो चुके हैं 80% से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कमोडिटी मुझे लगता है कि एक बार बॉटम आउट हो चुकी है और निचले स्तरों से यहाँ पे बाइंग ही देखने को मिलेगी। अगर स्पेसिफिकली गोल्ड वायदे की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कॉमेक्स स्पॉट रेफरेंस से अगर ये भाव 2018 के ऊपर रहते हैं तो यहाँ पर खरीदारी करके काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे जो भाव है 2050-51 तक की रेंज में देखने को मिलने चाहिए। वहीं पे एमसीएक्स स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पर एंट्री 62,250 के ऊपर ही लें आप। नीचे में 62,050 का स्टॉप लगे। मुझे लगता है कि इस वीक में भाव 62,600-700 की रेंज में देखने को मिलने चाहिए। जी, गोल्ड सिल्वर पर आपकी ये राय बन रही है। सचिन जी, आप बता दीजिए क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में यहां से? नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार वेल, अगर बुलियंस की बात करें हमें तो यहाँ पर लाइक लोअर लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग जरूर आती हुई दिखी है, बट कमिंग डेज में जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया कि लाइक इंटरेस्ट रेट को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी है, तो फोकस थोड़ा सा वहां पर रहेगा। बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग लाइक व्यू जो है वो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। सिल्वर में बाइंग की सजेशन रहेगी, करीब 71,250 के आसपास से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में 70,950 का स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड में मुझे लग रहा है एक बार 71,800 71,900 तक के टारगेट्स जो है वो सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। वेल, अगर गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड में भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजीज यहाँ पे फॉलो करना है। जिस तरीके से कॉमेक्स में $2,000 का एक अच्छा सपोर्ट होल्ड करता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है। लाइक एमसीएक्स में अगर लेवल्स की हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि करीब 62,100 62,050 के आसपास के अगर लेवल्स मिलते हैं तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ रख सकते हैं। इन लेवल्स के आसपास से बाय पोजीशंस लेने के बाद में डाउन साइड में एक बार 61,900 का एक स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है एक बार 62,400 62,450 तक के टारगेट्स जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर सचिन जी की ये राय यहां पर बन रही है। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल को लेकर अखिलेश जी क्या कॉल है, किस तरह की चाल यहां से दिख रही है कच्चे तेल में आपको? देखिए मोस्ट ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स अभी फ्लैट है। रेस्ट ऑफ रेड सी का जो कंसर्न चल रहा है अभी भी प्राइस डोमिनेटली उसी को फॉलो कर रहे हैं और हम हर बिकवाली पर यहाँ पे वापस पुल बैक देख रहे हैं। तो मोटा मोटा जो मेरे को मार्केट है अभी डाइसी लग रहा है। $75.5 से लेकर $78.25 तक स्टिल मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो 6400 के आसपास वायदा मिलता है तो वहां पे एक बार बाइंग इनिशिएट करिए आप। 6380 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर मुझे लगता है कि एक बार पुल बैक 6500 से लेकर 6600 के आसपास ही रहना चाहिए। हालांकि मेरा डिस्क्लेमर रहेगा कि प्राइजेस ने काफी एक हद तक पुल बैक लिया है नीचे से, तो करेक्शंस का भी उम्मीद है। तो यहाँ पे जो भी खरीदारी करें उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 6380 के नीचे जरूर रखें। जी, बता दीजिए फटाफट से कच्चे तेल में क्या लग रहा है यहां से, किस तरह की चाल रहेगी, क्या कॉल है आज के लिए? विष्णु जी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते क्रूड में लोअर लेवल से एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिला है। 6,000 के लेवल्स को काफी रिस्पेक्ट किया था क्रूड ने और उसके बाद में एक शार्प रिकवरी हमने यहाँ पे आती हुई देखी है। अगर टेक्निकली भी देखें तो डेली चार्ट्स पर एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका ब्रेकआउट 6550 के ऊपर रहेगा। बट एट प्रेजेंट प्राइसेस करीब 6450 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से भी एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। सो क्रूड में बाइंग की सलाह रहेगी। 6450 के करंट मार्केट प्राइस से 6400 बिलो का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मुझे लग रहा है एक बार 6530 तक के टारगेट्स जो है वो क्रूड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट हर्डल 6550 पे। वंस प्राइस ब्रेक दिस लेवल तो फिर मुझे लगता है कि 7000 तक के भी टारगेट्स जो है वो नियर टर्म में क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं।
उनके ये पहले दर्शक हमारे साथ राकेश विश्वकर्मा हैं यूपी से। ईमेल के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। उनका सवाल है मौजूदा स्तरों पर सोने में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए सचिन जी करंट लेवल पे गोल्ड में? वेल विश्वमोहन जी, जैसे कि मैंने बताया कि करंट लेवल से कोई एंट्री अभी यहाँ पर लाइक मेरी साइड से सजेस्ट नहीं करूंगा। मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए करीब 62,050, यानी कि करंट मार्केट से करीब 80 to 100 पॉइंट्स का अगर डिप मिलता है तो वहां से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल 62,400 450 तक के लिए देख सकते हैं। अगला सवाल राकेश जी का एक और सवाल था, जीरे में फिलहाल क्या रणनीति बनानी चाहिए? अखिलेश जी, आप दिनेश सोनी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जिस तरह की डिमांड हाजिर में है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी अराइवल्स के नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक ऑन वीक बेसिस पे दिख रहे हैं क्योंकि नए सीजन की अराइवल शुरू हो चुकी है। क्या लग रहा है ये जो तेज़ी आई है, आज जो 6% का ऊपरी सर्किट लगा था जीरे में, क्या तेज़ी टिकाऊ आपको दिख रही है? क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, इस कमोडिटी को जैसे हमने रास्ट में भी बोला था, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के अंदर भी, कि अब ये जो कमोडिटी है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से इसको देखना चाहिए। और वहां पे भी हमको लग रहा था कि नीचे के भाव में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर रीसेंट क्लोज के रेफरेंस से अगर देखें अप्रैल वायदा को, तो अगर फॉलो थ्रू मिलता है, यानी आज का जो रैली बना, अगर बाजार उसको फॉलो थ्रू करता है तो डेफिनेटली बात है वहां पे आप एग्रेसिवली बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 26,200 के ऊपर मुझे लगता है कि ये भाव वापस से 28,500 से लेकर 31 से 32,000 की, जैसे दिनेश जी ने कहा, उस रेंज में जल्दी देखने को मिलेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से देखिए, यहाँ पे नीचे निकलने में ज्यादा नहीं है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। बलराम तिवारी हैं जयपुर से। इनका सवाल है ग्वारगम और ग्वार सीड क्या रणनीति बनाएं? एक हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही थी लेकिन आज फिर से दबाव दिखा है अखिलेश जी। ग्वारगम देखिए आज करीब आधे % गिरकर 10,340 पे बंद हुआ है और ग्वार सीड वायदा एग्जैक्टली 5,300 के लेवल पे। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मैं मार्च वायदे के रेफरेंस से बोल रहा हूँ। इसमें एक नीचे बेस बनता हुआ नजर आया है, स्पेशली गंवार के अंदर। तो गंवार में आप 5285 5285 एक रेफरेंस का बेस मानकर घंटे में बाइंग ही करें। ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे रिकवरी ये कंटिन्यू रहेगी और भाव हमको 5520 से लेकर 5575 इस वीक में ही देखने को मिलने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी ये जो प्राइसेज है ऊपर की तरफ मूव करेंगे और जल्दी भाव 5750 तक की टेरिटरी में हमको देखने को मिलने चाहिए। वहीं गम का जो ट्रेड है वो एक सीमित दायरे में एक पैक्ड है। स्टिल यहाँ पे खरीदारी की सलाह है क्योंकि निचले जो स्टॉप लॉस है रिस्क के कंपेयर में रिवॉर्ड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी 10,100 का एक स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखकर बाइंग करें। ऊपर मुझे लग रहा है 10,900 से लेकर 11,000 तक के लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए। जी, तो दोनों ही छोटे-छोटे कमोडिटीज में बाइंग की रिकमेंडेशन है। ओके सर, छोटे-छोटे अब जवाब दीजिएगा। 2 कॉलर के भी सवाल आए हैं। एक है बुलंदशहर से समीर है, इनका सवाल आपसे ही है। अखिलेश जी पूछ रहे हैं कि क्रूड 6,400 के स्ट्राइक की पी इन्होंने बाई कर रखी है, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? नहीं, मुझे लगता है कि इसको एग्जिट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता अभी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 6380 के नीचे भाव जाएंगे और जाते भी हैं तो फटाफट यहाँ पे पुल बैक मिलेगी। बाजार अभी डायस ही है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी यहाँ पे बायस थोड़ा सा बुलिश है। तो मुझे लगता है अगर कोई भी यहाँ पे घटक मिलती है तो एग्जिट करें। 6400 या 6380 के आसपास तक भी आता है तो थोड़ा मुनाफा मिलेगा, वहां एग्जिट कर लें। लेके निकल जाने में की ही सलाह यहां पर दी जा रही है। अगले दर्शक है कृष्ण है दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए, क्या करे कॉपर में सचिन जी? वेल कॉपर में जो सेटअप है वो बुलिश साइड का लग रहा है। मुझे लग रहा है करंट मार्केट प्राइस से भी बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेरा एक कॉल ऑलरेडी दिया हुआ था जिसको मैं रिवाइज करूंगा। स्टॉप लॉस 718 का रहेगा और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि एक बार 726 टू 728 तक के टारगेट्स जो है वो कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। पर बुलिश साइड का नजरिया सचिन जी का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर ले लेते हैं कॉटन सीड ऑयल केक को लेकर। जिस तरह की रिकवरी 2400 से 2625 तक हमने देखा, फिर यहां से दबाव आज देखने को मिला। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पिकेश अग्रवाल है विजय ऑयल इंडस्ट्रीज से और साथ ही सेक्रेटरी भी हैं ऑल इंडिया कॉटन सीड्स ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से। पिकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज फिर से कॉटन केक में भारी गिरावट दिखी, 2500 रुपए के नीचे फिसल चुका है, आज करीब 4% की गिरावट दिखी है। क्या करना चाहिए यहां से? और गिरावट आपको दिख रही है क्या कॉटन सीड ऑयल केक में? जी नमस्कार विश्व मोहन जी, आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस साल में हमने देखिए दिसंबर और जनवरी में
कॉटन की अराइवल काफी अच्छी बनी हुई थी। 2 लाख, 2.25 लाख गठान पर डे के हिसाब से अराइवल बनी थी, जिसके चलते मार्केट के अंदर हमने एक सेलिंग का अच्छा प्रेशर देखा था और उस प्रेशर की वजह से मार्केट हद से ज्यादा अच्छा काफी हद तक नीचे आ चुका था, जो 2400 के लेवल टच हो गया था। क्योंकि अब अराइवल धीरे धीरे कम हो रही है और क्रॉप भी जैसे 2.20, 2.25 की अराइवल अभी तक आ चुकी है। क्रॉप भी अभी कम एस्टिमेट प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो उसके चलते भी थोड़ा सा बाइंग वहां पर हमको देखने मिली थी। बाइंग के चलते जो 2400 का वायदा तो 2600 की लेवल तक चले गया था। अब आज मंथ एंडिंग का क्लोजिंग होने की वजह से जरूर एक करेक्शन आया है, लेकिन अगर देखने जाए तो आज भी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी लगती है। इस लेवल पर ज्यादा घटने का चांसेस बहुत कम लग रहा है और आगे एक बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। किस लेवल से बाइंग शुरू करें पीकेश जी, अगर खरीदना हो किसी को कपास कली तो? ये अभी जो आज जो क्लोजिंग है वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। यहाँ से घटने के लिए 50 रुपए का अपन एक मंदिर लेके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ने को काफी जगह है। क्यों कि ऑलरेडी मार्केट डाउन लेवल पर ही चल रहा है, तो उसके चलते यहाँ से बहुत ज्यादा घटना फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। उसका रीजन है कि कपास की अराइवल अभी जो 2-2.25 लाख गठान पर डे थी, वो अभी 140-145 लाख गठान के आसपास रही है। सीजन अभी 7 महीना और जाना है, 2.25 के आसपास का क्रॉप आ गया है। अगर 3.20 का भी क्रॉप समझे तो 7 महीने में 1 करोड़ गठान आना है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, रुई के बाजार बढ़ने की वजह से सीसीआई मार्केट के अंदर से धीरे धीरे आउट हो रही है। सीसीआई मार्केट में आउट होने से कॉटन सीड सेलिंग का जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर अब आने वाले दिनों में दिखाई नहीं देगा, जिसके अगर कॉटन सीड अगर मजबूत हाथों में जाता है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाता है, तो एक सेलिंग का भी वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगने की वजह से भी मार्केट के अंदर थोड़े से डिमांड निकलने से रेट अच्छे बढ़ सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर करते हैं तो फिलहाल की लेवल भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। शुक्रिया पीकेश जी, आपने वक्त निकाला। आपको लग रहा है कि आगे यहाँ से रिकवरी जो गिरावट आई है इस लेवल से भी, और आगे अगर थोड़ी और लोअर लेवल पे मौका मिले तो वहाँ पर भी आप खरीदारी करते रह सकते हैं। शुक्रिया पीकेश जी आपका, सचिन जी आपका और अखिलेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही, फिर अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे और आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब दिए जाएंगे। जिन दर्शकों के सवाल रह गए हैं उन्हें कल हम जरूर शामिल करेंगे। तो आज इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।